दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दल बदल विरोधी कानून के बारे में, जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची में जिसका जिक्र किया गया है। और यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे संविधान में सम्मिलित किया गया। हुआ गया कि 1980 के दशक में हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। उन्होंने एक ही दिन 9 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदली। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक बहुत बड़े नेता से पूछा गया कि गया राम जी आपकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो उस बड़े नेता ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि गया राम जी अब आया राम हो गए हैं। इसका मतलब कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तब से ये जुमला प्रचलित हो गया, जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है या वापस आता है तो उसे हम आया राम गया राम कहते हैं। यह तो एक व्यक्तिगत उदाहरण हुआ, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति देखी गई कि बहुत सारे लोग धन के लालच में, किसी मंत्री पद की लालच में अपने दल को छोड़ के किसी दूसरे दल को पकड़ लेते थे। और उनका एक प्रसिद्ध जुमला होता था कि वहाँ मेरा दम घुट रहा था, मैं वहाँ जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। और यह हमें कमोबेश आज भी देखने को मिलता है। उस समय भी देखने को मिलता था, लेकिन उस समय कोई प्रभावी विधि हमारे पास नहीं थी, कोई प्रभावी कानून हमारे पास नहीं था। तो जब सन 84 में राजीव गांधी जी की सरकार आई, तो 85 में उन्होंने 52वां संविधान संशोधन किया और संविधान में उन्होंने 10वीं अनुसूची जोड़ी, जो दल बदल विरोधी कानून के विषय में प्रावधान करता था। और उसमें कुछ प्रावधान उसमें डाले गए। उनका उद्देश्य ये था कि दलों में एक अस्थायित्व रहे, सरकार में अस्थायित्व रहे। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्तिगत लालच में कुछ लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए और सरकार अल्पमत में आ जाए। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह पार्टी छोड़ने से इसकी भी संभावना बनती थी कि सीट खाली हो जाए और वहाँ चुनाव कराना पड़े, तो चुनाव का जो खर्च है वो जनता के ऊपर पड़ेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यह प्रावधान लाया गया। और सबसे बड़ी बात कि यह जो प्रावधान है यह विधायिका के सदस्यों पर लागू होता है। विधायिका के सदस्य मतलब ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल या संसद का सदस्य हो। यह पार्टी के कार्यकर्ता पे लागू नहीं होगा, यह पार्टी के नेता पे लागू नहीं होगा। पार्टी के नेता पे तभी लागू होगा जब वह नेता संसद का या विधानमंडल का सदस्य हो, या तो विधानसभा का सदस्य हो, या तो विधान परिषद का सदस्य हो, या तो लोकसभा का सदस्य हो, या तो राज्यसभा का सदस्य हो। यदि वो विधायिका का सदस्य नहीं है तो उस पर लागू नहीं होगा। कोई अगर अपने आप नाम के आगे जो है युवा नेता या वरिष्ठ नेता लिख रहा है और फिर कल को पार्टी छोड़ कहीं और चला गया तो उस पर लागू नहीं होगा। ये स्पष्ट कर लीजिए इस बात को। इसमें ये कहा गया कि संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसकी कुछ जो प्रावधान थे कि किन किन बिंदुओं पे हम यह कहेंगे कि कोई भी विधायिका का सदस्य अपनी सदस्यता से अयोग्य घोषित हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो पहला जो बिंदु बताया गया उसमें ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जिस दल के टिकट से चुनाव जीत कर आया है, यदि वह अपने दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ दे तो भी वह विधायिका की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। जिस टिकट से जीत के आए हैं, जिस पार्टी के टिकट से जीत के आए हैं, उस पार्टी की मेंबरशिप को ही हमने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया।
दूसरा बात ये कहता है कि यदि कोई सदन का सदस्य अपने पार्टी के निर्देश के आदेश के विपरीत सदन में मतदान कर दे या मतदान से अनुपस्थित हो जाए, तब भी उस पे ये डिस्क्वालिफिकेशन लागू होगी। हमने एक पार्टी व्हिप का नाम सुन रखा है। ऐसे मौक़ों पे पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, आदेश करती हैं कि आपको इस मैटर पे इसके पक्ष में मतदान करना है या इसके विपक्ष में मतदान करना है, नहीं करना है कि करना है, सब डिसाइड होता है। और सदन के सदस्यों को बाध्यता होती है कि वे उस निर्देश का पालन करते हैं। यदि नहीं करेंगे तो वे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तीसरा जो प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य है और चुनाव जीतने के पश्चात यदि वो किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लें तो भी वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वह सदन की सदस्यता खो सकता है। और चौथा जो है नाम निर्देशित सदस्य या मनोनीत सदस्य, उसके साथ क्या है, यदि कोई मनोनीत सदस्य या नाम निर्देशित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वह पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर तो किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। लेकिन इन सारे प्रावधानों के कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है कि यदि पार्टी में कोई टूट हो गई और टूट के कारण कोई व्यक्ति अपने दल की सदस्यता से वंचित हो जाए, तब उसके सदन की सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब इसका ये है, लेकिन इसमें एक बाध्यता ये थी कि टूट कम से कम 1/3 सदस्यों की होनी चाहिए। मतलब यदि किसी पार्टी के पास 90 सांसद हैं और 30 सांसद 1/3 30 सांसद यदि एक गुट बना के पार्टी से अलग हो जाए तो उन 30 सांसदों की सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि हम मानेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में टूट हुई है तो पार्टी के आदर्शों में, मूल्यों में ही कोई कमी होगी। लेकिन यदि 28 सदस्य पार्टी छोड़ के एक अलग गुट बना लेते हैं, पार्टी से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता चली जाएगी, जा सकती है, लेकिन कम से कम 1/3 होगा तो नहीं जाएगा। ये पहले का प्रावधान था 52वें संविधान संशोधन का। 91वां संविधान संशोधन 2003 में जब आया तो इसमें परिवर्तन किया गया। उसमें कहा गया कि ये जो 1/3 वाला मामला है, इस आधार पे आपको छूट नहीं दी जाएगी कि 1/3 अलग हो गए तो चलो मेंबरशिप तुम्हारी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं होगा, इससे छूट नहीं है। इसकी संख्या को बढ़ा के 2/3 कर दिया गया कि अब कम से कम 2/3 जाएंगे तब मेंबरशिप नहीं जाएगी। अगला जो इसका अपवाद है वो होते हैं सदन के अध्यक्ष, पीठासीन। जिस भी सदन का जो भी अध्यक्ष होगा उस पे ये बाध्यताएं लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं लागू होंगी? क्योंकि सदन का जो सदस्य होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। अब यदि वो अपनी पार्टी के निर्देश का, आदेश का पालन करने लगे तो निष्पक्षता और पारदर्शिता तो किसी भी स्थिति में सुनिश्चित नहीं हो सकती। ब्रिटेन में नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है स्पीकर हो जाता है तो उसे ऑफिशियली अपने पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ती है ताकि उसकी निष्पक्षता को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जा सके। भारत में हालांकि ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में भी सोमनाथ चटर्जी जी जब स्पीकर हुआ करते थे
तो उन्होंने अपने सदन की जो स्पीकर हुए, तो उन्होंने अपने पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। हालांकि भारत में ऐसा करना आवश्यक नहीं है, आपकी इच्छा पे है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत कर आया है और वह स्पीकर हो जाए, अध्यक्ष हो जाए, तो उस पर पार्टी के निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। अब अगली बात आती है कि यदि इतने सारी व्यवस्था हो गई, इतने सारे प्रावधान हो गए, तो इस पर निर्णय कौन लेगा? तो इस पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वह सदन के अध्यक्ष की है। लेकिन सदन का अध्यक्ष भी तभी इस पे कोई कार्रवाई करेगा जब सदन का कोई सदस्य उनसे शिकायत करे। शिकायत नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। अब किसी सदस्य ने शिकायत कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की, जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हुई है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आप अपना पक्ष रखिए। मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है जांच के लिए, और तत्पश्चात सदन का अध्यक्ष उस पर निर्णय देगा। अब पहले का प्रावधान ये था कि सदन का जो अध्यक्ष होता था वह जो निर्णय दे देता था, उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। उसके जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं था। जो निर्णय दे दिया वह अंतिम निर्णय है। लेकिन एक मामला आया सन 1993 में, जिसे हम किहोतो होलोहन मामला कहते हैं। फिर से नाम सुन लीजिए, किहोतो होलोहन मामला 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सदन के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा, इसकी भी न्यायिक समीक्षा होगी। न्यायिक समीक्षा क्यों होगी? क्योंकि आप एक अधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं जो किसी मामले की जांच करके निर्णय दे रहा है। और भारत में अगर कहीं भी निर्णय वाला काम होगा तो उस निर्णय की अपील तो होगी, और अपील सुनने के लिए तो हम बैठे ही हैं। क्योंकि आप दुर्भावना से प्रेरित होकर भी तो निर्णय दे सकते हैं। तो इसकी जांच कौन करेगा कि आपने तथ्यों को बारीकी से अध्ययन किया कि नहीं किया, आपने वस्तुनिष्ठता का पालन किया कि नहीं किया, आपने निष्पक्षता, पारदर्शिता का पालन किया कि नहीं किया। तो किहोतो होलोहन मामला 1993 अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन है, जिसने सदन के अध्यक्ष की जो असीमित शक्ति थी उसको कंट्रोल करने का काम किया कि नहीं, आपके निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा होगी, उसकी भी जांच होगी, उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। अब इसका जो लाभ है, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 लाने का जो लाभ है वो ये लाभ है कि देखो भाई, एक तो करप्शन कम होगा, सरकार में स्टेबिलिटी आएगी, पार्टी में स्टेबिलिटी आएगी, चुनाव के खर्च पे जो प्रतिबंध लगेगा, सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है। आलोचना ये की जाती है कि इसमें जो सदन के जो सदस्य हैं, इनकी व्यक्तिगत विचारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। पार्टी ने कुछ डिसाइड कर रखा है, हो सकता है कि पार्टी में ऊपर के 10 लोग बैठ कर कुछ डिसाइड कर रहे हों, तो वो हमेशा सही होगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। हो सकता है कोई ऐसा सदस्य हो पार्टी का, विधायिका का, जो उससे इतर कोई दूसरा विचार रखता हो और वो विचार ज़्यादा प्रभावी हो, लेकिन वह पार्टी के निर्देश को मानने के लिए बाध्य है। तो ऐसे में हमें एक अच्छा गुणात्मक विचार नहीं मिलेगा, पहली समस्या। और दूसरी समस्या ये कि उस
उस सदन के सदस्य के जो अपने व्यक्तिगत विचार थे उस पे जो है प्रतिबंध लग गया। तो यह इसकी आलोचना है, इसका नकारात्मक पक्ष है। दूसरा इसका जो नकारात्मक या जो इसका आलोचनात्मक पक्ष है वो ये है कि यह प्रावधान छिटपुट दल परिवर्तन को तो समाप्त कर देता है। मिस्टर एक्स ने पार्टी छोड़ा, उस पर बैन लग गया। 10 लोग पार्टी छोड़े, उस पर बैन लग गया। लेकिन यह जो बड़े स्तर पे दल परिवर्तन होता है, जो लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इसको यह कानूनी मान्यता प्रदान कर देता है कि चलो 2/3 लोगों ने पार्टी छोड़ा, वो वैलिड है, लेकिन अगर 2 लोगों ने छोड़ा तो इनवैलिड है। तो कहीं ना कहीं वह अपने मूल उद्देश्य से भटकता है। तीसरा इसका जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि यह निर्दलीय सदस्यों और मनोनीत सदस्यों में भेदभाव करता है। एक को आप कह रहे हैं कि देखो भाई, आप 6 महीने के अंदर आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लो तो आपकी मेंबरशिप बची रहेगी, बाद में करोगे तो चली जाएगी। और एक तरफ आप निर्दलीय वाले से कह रहे हैं कि आप जीतने के बाद किसी पार्टी की मेंबरशिप को ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो यह उनके बीच में भेदभाव है। आशा है इस वीडियो में बात को आप बारीकी से समझे होंगे। अगले वीडियो में हम 91वें संविधान संशोधन 2003 के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।